चूंकि यूपीपीएससी में करंट पर अब काफी फोकस किया जा रहा है, अब हम लोग हर सेगमेंट में करंट भी अटैच करके चलेंगे। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उस सभी एक्ट्स में ये सारा समराइज कर दिया है एक पेज पर। जैसे 1773 में क्या हुआ, तो 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी गई थी और जो 1774 में कलकत्ता में बन गया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, एकदम सिंपल रही है कि भारत में चुनावों की शुरुआत कब हुई, तो आप इसका आंसर 1909 नहीं लगाएंगे, 1919 लगाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं और आपको लग रहा हो कि एनसीईआरटी गलत है, नहीं, वो सीमित तरीके से किसी तरह का चुनाव हो गया। एक थोड़ा बहुत और अधिक लेवल पर इसकी शुरुआत 1919 के एक्ट में होती है। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, डियर एस्पिरेंट, आप सभी का इस सेशन में बहुत स्वागत है, अ वार्म वेलकम। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही होगी, आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि इसी दिसंबर में 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है यूपीपीसीएस का, और आप उसको फोकस करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप किसी प्रिपरेशन को थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए दृष्टि यूपीपीसीएस स्पेशली आपके लिए लेकर आया है टारगेट यूपीपीसीएस प्री 2026 विजय पथ श्रृंखला है ये। इस विजय पथ श्रृंखला में हम 3 बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। 3 फेज में ये पूरी डिस्कशन होगी। फेज 1 जिसकी शुरुआत आज मैं आपसे कर रहा हूं। फेज 1 में क्या होगा कि अलग-अलग सेगमेंट्स के अलग-अलग टॉपिक्स के फैकल्टीज आपके सामने आएंगे, कुछ बेसिक बातों को आपको समझाएंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को लेकर जो थोड़ी बहुत चिंताएं हैं वो क्लियर हो जाए। आपको ये पता चल पाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ट्रेंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज है, इन दैट वी विल डिस्कस बेसिक फाउंडेशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे ताकि आप उस टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। साथ ही साथ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रीसेंट पास्ट में, ठीक है, करंट हुआ है, तो उस करंट को भी क्लास में चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, बाकी जगहों पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन, एक मोनोटोनस डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ दृष्टि, चूंकि यूपीपीएससी में करंट पर अब काफी फोकस किया जा रहा है, तो अब हम लोग हर सेगमेंट में करंट भी अटैच करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका फेज 1 कंप्लीट होगा, हम फेज 2 में आएंगे। इसमें आपका फास्ट फॉरवर्ड में क्विक रिवीजन टाइप का पूरी एक हर सेगमेंट की क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है, वो चलेगा ताकि आपका रिवीजन हो पाए। ये एग्जाम के लगभग 2-3 महीने के, लगभग 2 महीने पहले कर लिया जाएगा हम लोग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में सारी चीजों को सम अप करने के लिए हम लोग एक फेज 3 लेकर आएंगे जिसमें लाइव मैराथन क्लास होगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज, जो पीवाईक्यूज हुए हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, जो बचेंगे और जो अपनी तरफ से हम पीवाईक्यूज करेंगे, वो सारा कुछ, ताकि आप 6 दिसंबर के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटली और इंटेलेक्चुअली दोनों ही तरीके से आप प्रिपेयर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप पसंद करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने आप ही के लिए डिजाइन किया है। दृष्टि ने आपके हितों को, आपकी जो भी एप्रीहेंशंस है, जो भी तनाव या चिंता या डर कह लीजिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा ये प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट शुरू कर रहा हूं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी विजय पथ फेज 1 हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमने आपको बेसिक आइडिया दिया गया कि फेज 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो फेज 1 में हम टॉपिक जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद फीचर्स। यानी जो हमारा संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान के निर्माण और संविधान की कुछ विशेषताएं, ठीक है, तथा कौन कौन सी चीजें हमने कहां से ली हैं यहां तक। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग, सोर्सेस, ठीक, लगभग ये मानकर चलिए इन 3 चैप्टर से अगर हम इसमें ऐड कर लें फीचर्स भी, तो इन 4 टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में मानकर चलिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन, और अगर ठीक ठाक है तो 4 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
ठीक। और हम लोग कुछ डिजाइन ऐसा करेंगे कि वो 3-4 क्वेश्चन खाली इस क्लास की वजह से, क्लास के ही सहारे या क्लास की वजह से, क्लास के असिस्टेंस से आपका वो हो जाए। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान के निर्माण में बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने या अंग्रेजी शासन के दौरान हुई। तो 1773 से लेकर 1853 तक ये पहला फेज है, और 1858 से लेके 1947 तक ये दूसरा फेज है। ठीक। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आपको जाननी चाहिए, कौन कौन से एक्ट हैं, तो सिनॉप्सिस आपका लास्ट में एक फाइल है, वो आपको मिल जाएगा। आप बस मोटा मोटा जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए पॉलिटी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टॉपिक से। ठीक है। तो 1773, ठीक, 1784, 1813, 1833, 1858, इसमें हम 53 भी रख सकते हैं, 1861, 1909, 19 और 35। ये जो लास्ट का तीनों है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मानकर चलिए कि बहुत संभावना है, पूरी संभावना है कि आपको 1909, 1919 और 1935 से लगभग अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं तीनों से ज्यादा संभावना है बनने की। ठीक। अब अगर हम ये देखें कि इनमें क्या हुआ था, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, उस सभी एक्ट्स में ये सारा समराइज कर दिया है एक पेज पर। जैसे 1773 में क्या हुआ, तो 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी गई थी, और जो 1774 में कलकत्ता में बन गया था। एलिजा एमपी इसके पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है। उसके बाद इसमें बंगाल के गवर्नर को अभी गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें बंगाल का शासन करने के लिए इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल 4 अदर मेंबर्स, यानी 5 मेंबर काउंसिल वाज क्रिएटेड। ठीक। और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आता है, और यूपीएससी में भी आया है, तो यूपीपीसीएस में आ सकता है, कि कौन से एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी स्टार्ट हो गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो अधीन हो गया तो कोई उसका सुपीरियर होगा, तो ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई। तो इससे ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। ठीक। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई, तो आप देखेंगे कि यहीं पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले हुआ करता था, 1773 एक्ट में ही आ गया। ठीक है। जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल के लोग होते थे। अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बन गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्टैब्लिशमेंट हो गई, यानी बीओसी नियंत्रक मंडल की स्थापना हो गई, जिसमें ब्रिटिश संसद के लोग होते थे। ठीक। तो एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, निदेशक मंडल या निवेशक मंडल, और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये 2 लोगों का शासन हो गया एक ही कंपनी पर। तो इसको क्या कह दिया गया? डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट सिस्टम ये कह दिया गया। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में या बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी के ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो आंसर है 1813। लेकिन इसमें एक चीज आपको थोड़ी सी जाननी है, जहां हम गलती करते हैं।
कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल द ट्रेड मोनोपोलीज ऑफ द कंपनी वर अबॉलिश्ड, देन योर आंसर विल बी 1833। क्यों? क्योंकि 1813 चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बिल्कुल समाप्त किया गया था, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, नोट्स घबराने की बात नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, तो 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ? ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश कर दिए गए एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। और उसमें क्या हुआ? कंपनी ने डिसाइड किया कि हम स्थानीय लोगों की शिक्षा पर भी कुछ व्यय करेंगे, और 1 लाख रुपए पर ईयर इट वाज एलोकेटेड टू असिस्ट इन एनी वे द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। वहां पर ये बात हो गई। 1833 चार्टर एक्ट में, अभी मैंने बताया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये था कि भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरुआत हो गई। ठीक, क्योंकि गवर्नर से गवर्नर जनरल और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अभी पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल हो गया और सारी शक्तियां उन्हीं के पास हो गई, और जो विधि बनाने की शक्ति बंबई, मद्रास और अन्य प्रांतों की थी, वो विधि बनाने की शक्ति भी इनसे छीन ली गई और सारी शक्ति किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल इंडिया को। तो जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी 1773 में, वो अपने चरम पर पहुंच गए, रीच्ड एट इट्स हाईएस्ट जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, द जेनिथ। तो कब हुआ? 1833। तो 1833 में इट वाज अ फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार करने। लेकिन व्यापार करने के बाद वो कुछ और भी काम करने लगे थे, स्पेशली आफ्टर 1757 एंड 64, प्लासी एंड बक्सर। अब धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां कंपनी की देखी गई कम, और उस पर नियंत्रण ज्यादा होने लगा ब्रिटिश संसद का, क्राउन का। तो अब 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, जो कि रह गया था टी और ट्रेड विद चाइना, वो भी खत्म कर दिया गया। और कंपनी को कह दिया गया कि आज से आगे आप एक पूरी तरह से प्रशासनिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है। ठीक, व्यापारिक कमर्शियल एक्टिविटीज आपकी ठप, यानी बंद कर दी गई। तो हो सकता है ये पूछ रहे हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया गया 1813 में, सभी 33 में, लेकिन ये नया क्वेश्चन हो सकता है कि कब कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सो व्हेन द कंपनी वाज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, देन योर आंसर विल बी 1833। आप जानते होंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, लॉर्ड मैकाले यहाँ पर लॉ मेंबर थे। लॉर्ड मैकाले, ही वाज अ लॉ मेंबर हियर। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट के बाद नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर सीरीज का लास्ट है। चार्टर सीरीज का पहला जो एक्ट आया था वो 1793 में, 1793 में आया था। और जो लास्ट है 1853 में, ये लास्ट चार्टर एक्ट आया था। 1853 में दो बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, कि भारत में खुली भर्ती प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो खुली भर्ती प्रणाली की शुरुआत भारत में होती है 1853 चार्टर एक्ट में, जिसके लिए मैकाले ने पुरजोर प्रयास किया था 1833 में। लेकिन इस प्रयासों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल ने धराशायी कर दिया, इसको पारित नहीं होने दिया। तो 1853 में अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास शायद उतनी शक्ति रह नहीं गई थी कि इसका विरोध कर पाए, इसलिए अंततः भारत में द ओपन कंपटीशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, ओपन मींस इंडियंस आल्सो वर नाउ अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसी खुली भर्ती प्रणाली के बाद क्या हुआ कि 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में एक ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। उसके बाद एग्जाम होता है 56 में, 55-56 में पहला एग्जाम होता है। और 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर बहुत सारी समस्याओं के बाद भी भारतीयों के लिए जो व्यवहारिक रूप से खड़ी करी गई थी, उसके बावजूद भी ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर दिस आईसीएस एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में दो बातें, खुली भर्ती प्रणाली, ठीक है, और कि एक मिनी पार्लियामेंट टाइप का बना मान सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आप पीसीएस के एग्जाम के लिए इतना टफ नहीं पूछा जाएगा। खुली भर्ती प्रणाली, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और
जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में काउंसिल बनी थी गवर्नर जनरल की, उसको दो भागों में बांट दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही लेजिस्लेटिव काउंसिल आगे जाकर 1909 में मतलब राज्यों में भी और केंद्र में भी, प्रांतों में भी और केंद्र में भी विधायिका का निर्माण तो हो ही गया था। इसके बाद उसी को ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह दिया गया। बाद में फिर आप देखेंगे कि उसे ही स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान में राज्यसभा, लोकसभा, यानी उसका उसे ही नहीं कहा गया, लगभग उसकी एक लेगेसी हम पीछे से देख रहे हैं। 1858 चार्टर, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था? दो तीन बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 1858 एक्ट में जो दोहरा शासन शुरू करा गया था 1784 में, उसको समाप्त कर दिया गया। ये आ चुका है पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा, भारत परिषद, इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। इसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे, 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड 8 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस 15 सदस्यीय परिषद का जो एक हेड होता था, जिसको इंडियन सेक्रेटरी बोलते थे, वो ब्रिटिश कैबिनेट का कोई ना कोई मिनिस्टर होता था। ठीक, लॉर्ड स्टैनले, ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ दैट काउंसिल। ठीक है, इंडियन काउंसिल। और लास्ट सचिव इसके थे पैट्रिक लॉरेंस। तो ये सब फैक्ट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, कंपनी से क्राउन की तरफ चला गया, डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो गई। लॉर्ड कैनिंग, आप जानते होंगे कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइसरॉय बनाए गए। वॉइसरॉय क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी थी तो गवर्नर जनरल, अभी क्राउन का शासन हो गया तो क्राउन के शासन के बाद क्राउन का कोई प्रतिनिधि आएगा, और क्राउन के प्रतिनिधि को ही इन लिटरल टर्म्स ही और शी वाज रेफर्ड एज द वॉइसरॉय। वॉइसरॉय सिंपली मींस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो यहाँ पर वो भी आप देख रहे हैं। 1861, इसमें तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। पहला, जो यूपी पीसीएस में एग्जाम में आ चुका है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, या मतलब इसमें आया हुआ है कि ये बताइए विभागीकरण की शुरुआत कब हुई। अब यहाँ पर बच्चों दो चीजें आपको जाननी है। अगर आपसे पूछता है विभागीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1859। अब इस विभागीकरण जिसकी शुरुआत 1859, पोर्टफोलियो सिस्टम डिपार्टमेंटलाइजेशन व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1859, इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। स्टैट्यूटरी मींस सांविधिक हिंदी में, मतलब विधायिका के द्वारा इसे अब स्वीकृति मिल गई। तो विधायिका कुछ भी करती है, कुछ स्वीकृति करती है या नियम बनाती है, उसको लीगल टर्म्स में बोलते हैं स्टैट्यूटरी, मतलब सांविधिक। तो विभागीकरण को यहाँ पर, जिसकी शुरुआत 1859 में हुई थी, इसको मान्यता मिली कानूनी 1861 में। दूसरा, इसमें उस समय के वॉइसरॉय को अधिकार दिया गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो आज हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट साहब के लिए और गवर्नर के लिए आर्टिकल 213 में दिया है। तीसरा, इसमें प्रांतों के नाम और उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार वॉइसरॉय को दिया गया, जो आज अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद के पास है। ठीक है, साथ ही एक और चीज जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। कब या किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को अंग्रेजी शासन में किसी तरह का प्रतिनिधित्व दिया गया? ठीक है, विधायिका में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया 1861 एक्ट में। आपने सुना होगा वो सर दिनकर राव, ठीक, प्लस राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला, ये 3 लोग थे। ये पहली बार 1861 एक्ट में के अधीन अंतर्गत भारतीय लोग वॉइसरॉय की विधायी परिषद में शामिल हुए थे। विधायी परिषद में यानी पार्लियामेंटेरियन जैसे शामिल हुए 1861 के एक्ट के बाद। कार्यकारी परिषद में कब शामिल हुए? अगर मान लीजिए ये आता है तो आगे आएगा 1909 एक्ट में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाले में। उसमें सत्येंद्र प्रताप सिन्हा जी, he was associated for the first time in executive council of viceroy and he was appointed a law member। ठीक है, लॉ मेंबर की तरफ से उनको बनाया गया। 1909 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1909 में क्या हुआ था कि 1909 में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कि पहली बार भारत में विधायिका में या किसी भी तरीके से धर्म के नाम पर किसी विशेष समुदाय को आरक्षण दिया गया।
और इस विशेष समुदाय को आरक्षण दिया ही नहीं गया, बस इसमें ये था कि कैंडिडेट भी वही होंगे और वो वोटर भी उसी धर्म के होंगे. सो द कैंडिडेट्स मुस्लिम्स वर गिवन रिजर्वेशन. So the candidates will be Muslim, and the only Muslim voters of that constituency, that Muslim voter, they will only vote to that candidate. ठीक है. तो खाली कैंडिडेट ही मुस्लिम नहीं होंगे, बल्कि जो वोटर्स होंगे वो भी केवल मुस्लिम होंगे. ठीक है. अब आपके मन में आ रहा होगा कि यानी कि चुनाव की शुरुआत तो 1909 में हो गई. बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में यही दिया है और एकदम सही है. प्रांतों में चुनाव की शुरुआत 1909 के अधिनियम के अंतर्गत हो गई. क्लास 8 के एनसीईआरटी में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है. अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत कब हो गई, तो देखिए यहीं पर थोड़ा सा हम तो फैक्ट्स को गलत समझ लेते हैं या थोड़ी असावधानी हो जाती है. ठीक. प्रांतों में शुरुआत हो चुकी थी 1909 के अधिनियम में. ठीक. और वो भी सीमित तरीके से कुछ सीटों पर ही ये शुरुआत हुई. सेंटर में भी सीमित तरीके से शुरुआत हुई. जैसे कुल मिलाकर 27 सीट्स रिजर्व करी गई थी मुस्लिम्स के लिए. 60 में से 27 में केवल 8 सीट्स ऐसी थी जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई थी, और इन 8 पर ही वो अलग से इलेक्शन हो रहा था. सेपरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इसी को कहते हैं. तो इलेक्शन सीमित तरीके से शुरू हो गया, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर इसकी शुरुआत 1919 में आती है. अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, एकदम सिंपल रही है कि भारत में चुनावों की शुरुआत कब हुई, तो आप इसका आंसर 1909 नहीं लगाएंगे, 1919 लगाएंगे. ठीक है. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं और आपको लग रहा हो कि एनसीईआरटी गलत है, नहीं, वो सीमित तरीके से किसी तरह का चुनाव हो गया. एक थोड़ा बहुत और अधिक लेवल पर इसकी शुरुआत 1919 के एक्ट में होती है. ठीक है. ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं. 1919 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. तो 1919 में आप देखेंगे कि 2-3 चीजें इसमें मैं अलग से इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास बिल्कुल दिमाग में रहे. जो 1919 का एक्ट है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है. इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन के लिए प्रावधान. इसमें सेंटर पर, केंद्र पर शुरुआत हुआ बाइकैमरलिज्म का. हिंदी में इसको कहते हैं द्विसदनीय प्रणाली. ठीक है. प्रोविंसेस में शुरुआत हुई, प्रोविंसेस में यानी प्रांतों में शुरुआत हुआ डाइआर्की का, द्वैत शासन का. ठीक. ये दोनों बातें आपको जाननी है. इसी एक्ट में 1919 वाले एक्ट में इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई बड़े पैमाने पर. पूरी तरह से नहीं, लेकिन उस समय के लिहाज से बड़े पैमाने पर शुरुआत होती है. ठीक है. 1919 के एक्ट में ही जो केंद्र के सब्जेक्ट थे, केंद्रीय जो विषय थे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स, उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट से अलग कर दिया. तो केंद्रीय विषय और केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया. इसको संघवाद मत मानिए, खाली अलग किया गया. संघवाद वाली बात 1935 के अधिनियम में आएगी. ठीक. तो ये चारों पांचों चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. और इसी एक्ट के द्वारा एक और चीज हुआ कि भारत में अब प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होने लगेगी, और हम यूपी में ही यानी प्रयागराज, आज के उस समय के इलाहाबाद में, पहली प्रतियोगी परीक्षा आईसीएस की यहाँ पर हुई 1922. अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ तो शायद 1922 अक्टूबर में. ठीक है. अक्टूबर 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी. ठीक. तो 1919 का एक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. 9, 19 और 35 ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरकी इम्प्लीमेंटेड एट द प्रोविंशियल लेवल, जो मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ पर है, तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है. सारी कुछ चीजें यहाँ पर दी गई. ठीक है. 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम में सबसे अधिक संभावना होती है क्वेश्चन को लेकर. तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आप देखेंगे कि सेंटर पर डायरकी की बात करी गई. हालांकि कभी ये आया नहीं, लागू नहीं हुआ. फिर जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे,
यहाँ डायरकी को हटा दिया गया, यानी डायरकी प्रांत से हटा दी गई, ठीक, और डायरकी सेंटर में ला दी गई। और डायरकी अगर प्रांतों से हटा दी गई तो यहीं से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता कब आई? तो प्रांतों को जो स्वायत्तता दी गई वो दी गई इसी एक्ट के द्वारा। जब डायरकी हट गया तो प्रांतीय स्वायत्तता अपने आप आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी में ये है कि भारत में किसकी शुरुआत हुई? तो भारत में शुरुआत हुई संघवाद की। हालांकि प्रावधान किया गया, खाली ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। और इसी संघवाद जब ऐसा हुआ तो भारत में विषयों में बंटवारा ही नहीं किया गया, उसके नंबर भी दे दिए गए। तो सेंट्रल लिस्ट बना दी गई, प्रोविंशियल लिस्ट हो गई, ठीक, और इसी में कॉन्करेंट लिस्ट भी आई, ठीक, 3 लिस्ट आई। और इन 3 लिस्ट में यहाँ 59 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, यहाँ 54 सब्जेक्ट्स दिए गए थे और यहाँ 36 सब्जेक्ट्स दिए गए थे। और ये कहा गया कि जो रेसिडुअल पावर्स हुए, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, यानी रेसिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां आज किसके पास है? तो आज संसद के पास है, ठीक, आर्टिकल 248 में। उस समय रेसिडुअल पावर्स किसको दी गई थी? वॉइसरॉय को। और बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर ये सारी चीजें याद रखते हैं तो यकीन मानिए और उम्मीद कर सकते हैं आप कि एक क्वेश्चन अगर यहां से आ रहा है, कोई क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो आपका इसी सबसे आ जाएगा। हाफ एन आवर 25 मिनट्स का जो डिस्कशन हम लोगों ने अभी तक किया उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बस आपको सीरियसली इसको देखना है, ठीक। अब ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बच्चों दी गई है, आप देखिए सारी चीजें यहाँ पर एकदम क्लियरली दी गई है। कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो सारा यहाँ पर एक सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। लिखा है यूपीएससी प्रीलिम्स रैपिड बैच टेबल, तो इसमें सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीजें कहाँ पर थी, ताकि एग्जाम में आए तो आप बहुत इजीली कर पाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी सारी बातें आपके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन सोर्सेस, उसके बारे में भी सारी बातचीत यहाँ पर की गई, ठीक है। बस मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी की तरह से, स्टोरी की तरह से चीजों को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं याद करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में संविधान। ट्रांसलेशन, संविधान मतलब सम प्लस विधान, सम मतलब समान, विधान मतलब नियम। तो अगर किसी देश में एक जैसे नियम होंगे, उसी नियमों को हम संविधान की संज्ञा दे सकते हैं, समझने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना हो बहुत इजी लैंग्वेज में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हम बनाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। लेट्स सपोज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली व्हाट are given in the constitution, what are things which are given? So no matter in which country you are living, constitution simply means it is about the powers and authorities, the powers and authorities. Now question is, powers authority ही खाली होता है? नहीं, powers authorities के अलावा भी कुछ होता है। और क्या होता है? the rights, the rights। तो अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि पावर्स अथॉरिटी किसकी और राइट्स किसका? तो आप अपने आप से पूछिए, पावर्स अथॉरिटी किसकी? गवर्नमेंट की। तो किसकी होगी? ये गवर्नमेंट की पावर्स अथॉरिटीज होंगी। राइट्स किसका होगा? तो राइट्स हमें और आपको मिला है, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि यहां पर हम सिटीजन्स लिख सकते हैं। सो देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन legal framework providing the details of all these,
what should be the powers and authorities given to a government and a country, and what the rights available to the citizens, and what is interrelation, the relationship between this and this. यही लोकतंत्र में संविधान इसीलिए बनाया जाता है. So in a democracy we says often for the people, of the people, by the people. So the system is for the people, of the people, by the people. तो लोग यानी कि हम, तंत्र यानी कि सिस्टम. तो पहले लोक आता है इस लोकतंत्र में, तो पहले हम और आप हैं, और हम और आप से ये सिस्टम बना है. हम और आप सिस्टम से नहीं बने, सिस्टम हमें सर्व करने के लिए बनाया गया. ये डेमोक्रेसी का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेमोक्रेसी के लिए बनाया गया है. और इसमें लिख दिया गया कि देखो भाई, स्टेट यानी गवर्नमेंट, तुम इतना ही करोगे, इससे अधिक नहीं कर सकते. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख उद्देश्य सरकार की सत्ता और अधिकार को बताना ही नहीं, सरकार के ऊपर नियंत्रण रखना भी होता है, ताकि सरकार मनमाना काम ना करे. तो सरकार पर नियंत्रण रखना. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया था, पीसीएस में भी आ सकता है, और हमें लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इट इज नॉट डिजाइन्ड ओनली फॉर this purpose to provide a detail of what the powers, authority of the state or the government is. Primarily, the basic objective to derive a constitution in a particular country is to have a check and balance over the arbitrary powers of the state, of the government, ताकि हम और हमारे अधिकार बिल्कुल इंटैक्ट रहे. ठीक. अब इसी संविधान को लेकर सारी बातचीत हुई. 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए. 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे लिए होना चाहिए, और इसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. ठीक. बस ये नहीं बताया गया 1922 तक या 1934 से पहले कि हमारा संविधान हम बनाएंगे, लेकिन वो बनेगा कैसे, व्हाट एग्जैक्टली, हु विल ट्रांसक्रिप्ट दिस, ऐसा होगा कैसे. 1934 में एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति हैं, साम्यवादी नेता थे, मानवेंद्रनाथ रॉय जी. ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डिमांड किया कि हमारे लिए एक संविधान होना चाहिए, हमारे लिए हमारा ही संविधान हम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की डिमांड की. उसके बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस, कई लोगों ने इस डिमांड को दोहराया. 1940 तक या उससे पहले कभी भी अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. 1940 में अगस्त प्रस्ताव के दौरान पहली बार हमारी मांग पर किसी तरह का विचार हुआ, और लॉर्ड लिनिथिगो, नाम सुना होगा आपने, इन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे युद्ध पश्चात. उस समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था. 1939 टू 45 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है. 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और ये कहता है कि ठीक है, हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, ठीक, युद्ध के पश्चात, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, उसको मानना पड़ेगा. ठीक है. और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, यहाँ फेडरेशन भी होना चाहिए, होगा, हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे. ठीक है. लेकिन हमने इसे रिजेक्ट कर दिया. भारतीय, उस समय के भारतीय राजनीतिक दलों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कब युद्ध खत्म होगा, आपकी स्थिति क्या रहेगी, और हम आपके लिए क्यों आपका समर्थन करें, जिसमें हम आप ही का विरोध यहाँ कर रहे हैं, तो उसी साम्राज्यवाद का. तो इसीलिए लिनिथिगो के भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, और इसीलिए क्रिप्स मिशन के भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया. यहाँ पर जानने वाली बात आपके लिए ये है कि 1942 में जब ये क्रिप्स मिशन आता है, तो 1942 के क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक का एक संज्ञा दिया था. ठीक है. इसी कारण तो इस स्टेटमेंट कोटेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में ऑलरेडी पीसीएस में पूछा जा चुका है. ठीक है. उसके बाद फिर 45 में वॉर खत्म हो गया. क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, और उसी के कहने पर कैबिनेट मिशन बनाया जाता है. कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, और इसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन होता है.
ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ और आप जानते होंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के अधीन हुआ? 1946 कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अधीन हुआ। इस कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लोग थे और तीनों ही लोग ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, ठीक? और ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होने के कारण इसका नाम ही पड़ गया कैबिनेट मिशन। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत परिषद के लास्ट सचिव थे, ठीक? इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर और 2 लोग थे। अध्यक्ष का नाम आप याद रखिएगा, तीनों नाम आप याद रखिएगा। अध्यक्ष हो सकता है पूछ लिया जाए कभी, ठीक है। ये मिशन मार्च में आता है। मई में प्रस्ताव की घोषणा होती है। हालांकि लीग और कांग्रेस ने इसका इनिशियली विरोध किया था। उसके बाद जुलाई में इसके लिए चुनाव होता है संविधान सभा का। संविधान सभा के चुनाव का रिजल्ट आता है। चुनाव में रिजल्ट में 208 सीट्स कांग्रेस को मिली थी, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 सीट्स अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है कि इसमें लीग और कांग्रेस का एक तरफा दबाव था, डोमिनेशन था, प्रभुत्व था, ठीक। अब इसी तरह के कुछ फैक्ट्स एक बार हम लोग दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। असेंबली पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इस पहली बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इन्हें टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। ये याद रखिएगा, पहले या अस्थायी चेयरमैन यही है। उसके बाद डॉक्टर हरिंदर प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। फिर 13 दिसंबर को संविधान सभा ने एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस उद्देश्य का प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और इसी उद्देश्य का प्रस्ताव को 26 नवंबर 1950 को यह स्वीकार कर लिया गया कि यह हमारे संविधान की प्रस्तावना होगी, ठीक है। प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। उद्देशिका प्रस्ताव स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। इस उद्देशिका को कह दिया गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना होगी 1949, ठीक है। इतना, ये थोड़ी सी बारीकियां याद रखेंगे। अब सीट्स बताया था और आपने पढ़ा भी होगा, सीट्स संविधान सभा में थे। तो टोटल सीट्स 389 थी। इस 389 का कुछ डिवीजन ऐसे था कि इस 389 सीट्स में अगर आप देखें तो 389 सीट्स का डिवीजन, तो सीट्स वर 389 एंड आउट ऑफ 389 सीट्स 296 इलेक्टेड, निर्वाचन, 93 नॉमिनेशन, मनोनयन। क्यों ऐसा हुआ था कि जो इलेक्शन हुआ था ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक। 296 सीट्स यहां थी, सॉरी 292, और 4 सीटें चीफ कमिश्नरीज से आई थी। चीफ कमिश्नरीज 4 थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग एंड बलूचिस्तान, ठीक। तो 4, 292, 296 इलेक्शन हुआ था। यहाँ ये देसी रियासतें थी, देसी रियासत, तो यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, यहाँ से मनोनयन हुआ था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक। ध्यान रखना है कि क्या सारे प्रिंसली स्टेट्स ने भाग लिया था? बिल्कुल नहीं, सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हैदराबाद, हैदराबाद ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था इस कैबिनेट मिशन के चुनाव में या किसी भी तरह के चुनाव में, मतलब मनोनयन में। अपने मनोनयन यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने नहीं भेजा था, ये याद रखना है। याद आपको ये भी देना है क्योंकि यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। याद आपको ये भी देना है कि इसमें महिलाएं थी इसमें, तो 15 मेंबर्स फीमेल्स थी, ठीक है। इसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, ठीक है, एनी मस्कराना, देन विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, राबिया सुल्तान,
ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं वापस इसमें। तो सीट्स के बारे में सारी चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स को लेकर सलाहकारी परिषद के सदस्य अध्यक्ष थे, बी एन राव, इंपॉर्टेंट, बी एन राव संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं। तो बी आर अम्बेडकर साहब का रोल हमारे संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल एंड अ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं किसी के रोल को कमतर करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनकी भूमिका लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक, तो ये सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पर। ध्यान आपको ये रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ये सारा लिखा हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल साहब, रूल्स कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी स्टेट्स कमेटी। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें होती है कि स्टेट्स, ये नेगोशिएशन हो रहा था स्टेट से। आमतौर पर ये धारणा है कि शायद ये डॉक्टर सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे, लेकिन ये धारणा आमतौर पर है जो कि सही नहीं है। जब स्टेट्स के बीच नेगोशिएशन या डायलॉग हो रहा था, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? द चेयरपर्सन ऑफ द फ्लैग कमेटी। तो फ्लैग पर एक एडहॉक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो जेबी कृपलानी को लेकर कोई गलतफहमी या डाउट नहीं होना चाहिए कि जेबी कृपलानी जी हैं। मान लीजिए दोनों ऑप्शन आता है तो कुछ नहीं आपको चूज करना, विचार नहीं करना है, ऑप्शन देखते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। मान लीजिए कोई एक ऑप्शन आता है तो जो ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी में और जीबी कृपलानी जी में, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं होती कि हम पता चले 3-4 घंटे इसी पर बर्बाद करें कि कौन था कौन था। बड़ा सिंपल है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन इस तरह के फैक्ट में क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें करी गई हैं। पहले दिन संविधान सभा में कितने लोग बैठक में आए थे, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए कि पहले दिन जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में कितने लोग आए थे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्शन इस तरीके का कुछ था, यानी कि 389 लोग थे। मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया, 73 सीट्स गई। देसी रियासत आए नहीं, 93 सीट गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो बची हुई सीटें थी उसमें से भी कुछ लोग नहीं आ पाए, तो 207 मेंबर्स पीआईबी की वेबसाइट पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर वहां डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 207 नंबर दिया है। फर्स्ट मीटिंग 9th ऑफ दिसंबर को, 9th ऑफ दिसंबर 1946 को जो हुआ था वो। कहीं कहीं 208 है, कहीं कहीं 211 है। एकदम आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा पीआईबी, आप इसको चेक खुद भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, जो डॉक्यूमेंट है इसको लेकर वहां पर एक सारी चीजें बताई गई। तो अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड को लेकर, वोटिंग को लेकर, कब शुरू हुई कब नहीं शुरू हुई, सीट्स को लेकर कोई भी डाउट रहा करे, तो अगर आपको आंसर किताबों से नहीं मिल रहा है, ठीक है, दृष्टि तो सारी चीजों का आंसर आपको दे ही रही है। अगर मान लीजिए तब भी आपको लगता है कहीं हम भी देखें, तो आप पीआईबी डिजिटल संसद लाइब्रेरी, वहां पर आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड वेरी इजीली व्हाट द फैक्ट इज, ओके। तो पहले दिन ये, लास्ट दिन ऑन 24th ऑफ जनवरी, लास्ट दिन कितने लोग थे? सो लास्ट बैठक में 284 members were present. Even that fact is given in that PIB website or the document which I am quoting. Okay. तो ये सारी चीजें हैं। संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 64 लाख रुपए की लागत आई थी। अब यहाँ पर एक चीज और जानना है, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने कुल कितने सेशंस किए, तो यहाँ कहीं लिखा होगा मतलब सेशन देखिए 11, 12 सेशंस भी है।
लेकिन वो 12 अगर लिखा है तो यानी 24 जनवरी 1940 1950 को भी इंक्लूड किया जा रहा है। 11 है तो 26 नवंबर तक ही वो बात है, ठीक है। तो 11 सेशंस टोटल मीटिंग्स वर हेल्ड, 165 मीटिंग्स वर हेल्ड, 151 151 बैठक, ठीक है, सॉरी 114 बैठक, 114 बैठक हुई थी संविधान को बनाने को लेकर, और जो रिमेनिंग 51 बैठकें हुई थी संविधान सभा की वो एंटरिम पार्लियामेंट अस्थायी संसद के रूप में हुआ था, क्योंकि संसद बनी 1952 में। लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 हुए, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ, तो संसद का गठन तो 1952 में हुआ। 1950 को संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, ठीक। तो 1950 से लेकर 1952 तक कैसे काम चला होगा? इसी संविधान सभा को एंटरिम पार्लियामेंट भी कहा गया, ठीक है। तो एंटरिम पार्लियामेंट के लिए भी काम किया, तो कितने दिन? 51 और 114 क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने दिन लिए थे? ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिन लिए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिन लिए थे केवल 141। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141, ये यूपी पीसेस में आ चुका है। संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कितनी बैठकें की? 114। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप डिजाइन करने के लिए कितनी बैठकें की? तो 141, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सोर्सेज हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है ये क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट्स और हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा, और आपके कुछ डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर कुछ एमसीक्यू भी आपको दिखाई दे रहा है जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो यहाँ पे देखिए, Which of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? तो पोर्टफोलियो मैंने बताया ही था, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैच करना है कि कौन से असेंबली का कौन से चेयरपर्सन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद जी, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर साहब, फंडामेंटल राइट्स पर सरदार पटेल जी, फंडामेंटल राइट पर सब कमेटीज की बात करी गई है, ठीक। तो ये मैच, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि हम इसको पीवाईक्यूज के सहारे भी आपको चीजों को बताते रह रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन ठीक लगा होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।